हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो हमारी वीडियो है ये इस चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके जो पहले क्वेश्चंस हैं, मतलब लास्ट वीडियो से मैंने आपको इस एक्सरसाइज के मैं आपको 14 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डीप में जाके इजी से इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उन सभी को मैं क्लियर कर पाऊँ। अब आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या पूछा गया। काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, इसको हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। ये हमने वैसे हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, आपको याद होगा एक्सरसाइज 9.4 वेरिएबल सेपरेशन में, वहाँ पर हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इनका जो मतलब डिफ़िकल्ट पार्ट अगर आप बोलो तो कुछ बच्चे तो पहली बात तो स्टेटमेंट देख के डर जाते हैं। दूसरी बात, अब हमें पता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई टाइप से इसको सॉल्व करना है, बट एग्जाम्स में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको थोड़े छोटे छोटे हिंट देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। The population of a village increases continuously at the rate proportional to number of its inhabitants present at any time। तो यहाँ पर हमें वो बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है किसी विलेज की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या मतलब इंक्रीज, वो बढ़ रही है कंटिन्यूसली एट द रेट, मतलब वो इंक्रीज हो रही है प्रोपोर्शनल। अब ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोपोर्शनल। इसका अगर आपने एक्सरसाइज 9.4 मैंने की है, आपसे मेरे से की है ना, तो आपको पता है वहाँ पर मैंने आपको प्रोपोर्शनल वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर भी करूँगा। प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इट्स हैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स का मतलब जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके ऊपर जो है वो पॉपुलेशन है, जो उसकी रेट है वो उसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000, अब वो 1999 की बात कर रहे हैं। इस ईयर में पॉपुलेशन कितने 20,000, 25,000 2004 में है और वो पूछ रहे हैं कि 2009 में कितनी पॉपुलेशन होगी। देखो अगर मैं आपको सिंपल से वे में क्वेश्चन समझाऊं, देखो 1999 में पॉपुलेशन है 20,000, 2000 मतलब 5 साल बाद पॉपुलेशन कितनी है 25,000 और वो पूछ रहे हैं 2009 में कितनी होगी। तो ये पूछे अगर हम टाइम और पॉपुलेशन में कोई एक रिलेशन निकाल पाएँ, जैसे कुछ भी ऐसे करके हमारे पास कोई रिलेशन आ जाए, T इज इक्वल टू पी के प्लस सी के कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, तो हम बता सकते हैं कि 2009 में हमारे पास कितनी पॉपुलेशन होगी। तो इस रिलेशन को निकालने के लिए देखो हमें क्या गिवन है, द पॉपुलेशन ऑफ द, देखो ये जो वर्ड है ना एट द रेट, अब आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर डी वाई बाई डी एक्स, हम इसको डी वाई बाई डी एक्स तो बोलते हैं। अब इसको हम एक और तरीके से बोलते हैं कि वाई इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ एक्स, मतलब वाई चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसके बाद मतलब आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये जो एट द रेट है ना, ये हमें एक इशारा कर रहा है कि ये डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स। अब इसका प्रोपोर्शनल का पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। देखो वैसे ये साइंस का एक वर्ड है, साइंस में ज़्यादातर यूज़ होता है। प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, ये किसका साइन है, प्रोपोर्शनल का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू वाई। अब इसको भी बोलते हैं 1/y, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, x इज प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब ये है कि अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, और अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपको जस्ट वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। x अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ 1/y है तो y डिक्रीज करेगा, और x अगर डिक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज करेगा। अगर तो देखो किसी के बढ़ने से कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको, किसी के घटने से वो घट रही है तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और अगर उसका उल्टा हो, घटने इसके बढ़ने से ये घट जाए और इसके घटने से ये बढ़ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल का जो है वो काम है, वो मैंने आपको समझा दिया कि प्रोपोर्शनल बोलते किसको हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट, ऐसा लिख लेते हैं लेट
number of inhabitants at any time इज इक्वल टू वाई। ये मान लो, ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से मान लिया। आप इसको एक्स भी सपोज कर सकते हो, वाई भी, जेड भी, जो मर्जी। तो मैंने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स एट एनी टाइम कितने हैं, वो वाई हैं। मुझे नहीं पता कितने हैं, मैंने वाई सपोज कर लिया। अब जो पॉपुलेशन है, देखो इनहैबिटेंट्स का मतलब क्या है, वो पॉपुलेशन ही है ना। अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो चेंज कर रही है, आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट। ठीक है, अब रेट कौन सी है, ध्यान से देखो। टाइम 1999 में 20,000 थी, 2004 में 25,000 है, मतलब टाइम के साथ वो इंक्रीज कर रही है। यहां से हमें क्या पता लगा कि जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी टी। क्यों, एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग या चेंजिंग बोल सकते हो आप इसको। मैं यहां पर लिख देता हूं चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा है कि जो पॉपुलेशन है ना वो चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डी वाई बाई डी टी ये प्रपोर्शनल है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है ना वो किसके प्रपोर्शनल है, नंबर ऑफ हैबिटेंट्स, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स को मैंने क्या लिखा है, वाई। अब यहाँ पर ये साइन कैसे आया, क्योंकि टाइम के बढ़ने से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, दैट मीन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये किसका साइन है, प्रोपोर्शनल का। अब ये प्रोपोर्शनल साइन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो इसको हम लिखते हैं के वाई, वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट। ठीक है, के इज़ एनी कांस्टेंट। अगर हम के की वैल्यू जान जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से इंक्रीज कर रही है। तो देखो ये हमारी अब क्या बन गई, ये हमारी क्या बन गई, अब ये क्या बन गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई। अब यहाँ से अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है ताकि मुझे वाई मतलब पॉपुलेशन और टाइम में एक रिलेशन मिल पाए और वहाँ से मैं फिर 2009 की पॉपुलेशन बता पाऊँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं क्या करूँगा, वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। डी वाई को इधर ले आओ, के डी टी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल सेपरेशन से इसको सॉल्व कर, मतलब सॉल्व नहीं सॉरी डिफरेंट मतलब अलग अलग कर लिया। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर सारा टी है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है डी वाई अपॉन वाई के डी टी। ठीक है, एक स्टेप और कर देता हूँ, डी वाई अपॉन वाई। अब इस के को देख के डरना नहीं है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ के कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर लिख सकते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है 1/y की लॉग मॉड y प्लस C1 के 1 की इंटीग्रेशन t प्लस C2। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज लॉग मॉड y इज इक्वल टू के टी प्लस C2 माइनस C1। हम कांस्टेंट को हमेशा कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको हम एक नेम दे देते हैं कांस्टेंट का, लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू के टी प्लस सी, वेयर C2 माइनस C1 इज इक्वल टू C। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर ना मैं इस मॉड को भी हटाने वाला हूँ, लॉग वाई। अब क्यों हटाया है, मैं वैसे ही बिना बात के नहीं हटा रहा, मैं इसका एक रीज़न भी दूंगा आपको। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज, बिकॉज एज वाई रिप्रेजेंट, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स एंड नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स
जो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स होते हैं कांट बी नेगेटिव। तो अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकते तो मैंने इसलिए इसका मॉडुलस जो है वो हटा दिया। अब देखो मेरे पास एक जर्नल सी इक्वेशन आ गई, सिंपल सी इक्वेशन आ गई, और जो मैं चाहता था कि y और t के बीच में आ जाए। अब यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो k और c हैं, अगर इनकी हमें वैल्यू पता लग जाए तो फिर मैं y और t के रिलेशन से पॉपुलेशन बता सकता हूँ कि 2009 में कितनी होगी। ठीक है जी। अब देखो आपको पता होगा हमने ऐसे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 9.4 में। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली मुझे पहले के और सी की वैल्यू को निकालना है, उसके बाद मैं वाई और टी की वैल्यूज़ निकाल के मतलब 2009 में फिर मैं पॉपुलेशन बता सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इन स्टार्टिंग यहाँ पर लिख दो स्टार्टिंग ईयर 1999 the population was स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी पॉपुलेशन गिवन है, हमारे पास 20,000। दैट इज़ हम टी को कितना फिल करेंगे यहाँ पर 0, क्योंकि स्टार्टिंग ईयर है। ठीक है, और वाई मतलब पॉपुलेशन कितनी है हमारी 20,000। तो पुट इन 1, इसको आप नंबर दे दो जो हमारा सोल्यूशन आया इसको। ठीक है, तो लॉग y की जगह पर 20,000 k इंटू 0 प्लस c। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास फिर कितना आ गया, c की वैल्यू कितनी आ गई, log 20,000। तो इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली। अब वापस से उसको 1 में फिल कर लो, पुट इन 1। अब 1 कितना था हमारा, log y इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, log 20,000। अब c की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो हमारा मतलब कि इक्वेशन है, इसको नंबर 2 दे दो। अब हम क्या करने वाले हैं, अब फिर से हम अपने क्वेश्चन के पास जाएंगे। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन ईयर 2004 द पॉपुलेशन कितनी थी हमारे पास, 25,000। ये क्वेश्चन में लिखा गया है। दैट इज अब टाइम को हम कितना फिल करेंगे, देखो y तो पता ही है हमें कितना आएगा, 25,000। अब देखो स्टार्टिंग ईयर हमारा कौन सा था, 1999। तो 1999 में हमारे पास 20,000 पॉपुलेशन थी, और 2004 मतलब पूरे 5 साल बाद जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, इतनी 25। तो पुट इन 2, तो इसको आप 2 में फिल कर लो। तो 2 में आप फिल करते हैं, तो विच एम्प्लाइज log 25,000 इज इक्वल टू के, टी की वैल्यू 5 प्लस log 20,000। ठीक है, अब ऐसा करो, हमें वैल्यू को निकालना ना के की, तो log वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, log 25,000 माइनस log 20,000 इज इक्वल टू 5k। अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय b। ठीक है, तो करते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, log a बाय b कितना है 20,000 इज इक्वल टू 5k। अब क्लियरली यहाँ पर ये कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास कितना रह गया, log 25/20। ठीक है, इज इक्वल टू 5k। अब इसको भी मैं कट कर सकता हूँ, 5 5 25, 5 4 20। तो विच एम्प्लाइज के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 को आप इधर ले आओ, 1/5 log 5/4। तो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसी वैल्यू को मतलब निकाल लो, पुट इन 2। तो 2 में वापस से फिल कर लो। तो यहाँ पर log y इज इक्वल टू, देखो k की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, 1/5 log 5/4। तो log की वैल्यू भी आ गई, t प्लस c कितना है, log 20,000। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से, ये सिर्फ और सिर्फ y और t में है।
अब उन्होंने हमें क्या पूछा है, नाउ दे आस्क उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी दी पॉपुलेशन इन ईयर 2009। ठीक है, दैट इज, तो हम टी की वैल्यू को कितना फिल करेंगे आप मेरे को बताओ। देखो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1999 से हमारा स्टार्ट हुआ था, अब 2009 चल रहा है, मतलब 10। ठीक है, तो पुट इन 3, तो इसको आप 3 में फिल कर लो, तो हमारे पास y की वैल्यू देखो कितनी आएगी। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू 1/5 log 5/4। अब t की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस log 20,000। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, अब मैं आपको एक गलती बताना चाहता हूँ जो आप बच्चे कर सकते हो। कुछ बच्चे इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 50/4, ये गलत है। कुछ बच्चे इस 5 को इस 5 से कट कर देते हैं, ये भी गलत है। आपको पता है ये लॉग के एंगल के अंदर है, और एंगल के अंदर हम बाहर से कोई भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुझे कट करना है तो इसको मैं इससे कट कर सकता हूँ, तो कितना आ गया 2, 5 2 10। तो मेरे पास कितना आ गया, log y इज इक्वल टू 2 log 5/4 प्लस log 20,000। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मुझे log हटाने पड़ेंगे, तो पहले इन log दोनों logs को मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। अब ये जो 2 है ये इकट्ठा नहीं होने दे रहा, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, log x की पावर m इज इक्वल टू m log x। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो विच एम्प्लाइज log y इज इक्वल टू log 5/4 की पावर 2 प्लस log 20,000। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, log y इज इक्वल टू log 25/16 प्लस log 20,000। अब यहाँ पर मैं फिर से log की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। तो ये वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो विच एम्प्लाइज log y इज इक्वल टू log a इंटू b। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, पीछे 3 0, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ कितना आएगा 2500। इसको फिर से कट कर दो तो कितना आएगा 1250। तो बेसिकली हमारे पास कितना आ गया, log y इज इक्वल टू log 25 इंटू 1250। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास कितना आएगा, log 31250। अब मुझे बेसिकली y की वैल्यू चाहिए, तो इस log को आप उधर ले जाओ, तो ये उधर जाके e की मतलब पावर में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, e और log आपस में कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 31250। ठीक है, तो ये हमारी क्या है पॉपुलेशन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर इन ईयर 2009 population will be 31,250। तो देख लो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की जस्ट स्टेटमेंट समझने में ही सारा कुछ है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर लिखा गया था कि एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट, वो किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो मैंने नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स मतलब जो वहाँ पर रहते हैं उसको मान लिया y। ठीक है, अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है, तो उसको मैंने लिखा dy/dt। पॉपुलेशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t। अब उसके बाद आपको पता है आपके क्वेश्चन में लिखा गया था कि जो पॉपुलेशन है वो चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, मतलब वो प्रोपोर्शनल है y के। तो मैंने प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को आपको अच्छे से समझाया। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ पर हम k लिखते हैं, वेयर k इज एनी कांस्टेंट।
अब उसके बाद मुझे पता लगा कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैंने वेरिएबल सेपरेशन से मतलब सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास एक जर्नल सी सिंपल सी लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, मुझे y और t में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, मतलब मुझे k और c की वैल्यू को चाहिए थी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इन स्टार्टिंग ईयर 1999 पॉपुलेशन कितनी 20,000, तो t को 0 फिल किया, y को 20,000, तो वहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ गई, उसको मैंने मतलब 1 में फिल किया, तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, मतलब c की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे बेसिकली k की वैल्यू निकालनी थी। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2004 में कितनी पॉपुलेशन थी 25,000, t को 5, y को 25,000 फिल किया, तो मेरे पास k की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने फिर से इसको 2 में फिल किया, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई y और t में, जिसमें इस k की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। फिर मैंने क्या किया, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2009। अब 1999 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था, 2009 में वो पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, तो टाइम कितना आया 10 ईयर। अब उसको मैंने यहाँ पर सभी वैल्यूज को फिल किया, कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात कर लेते हैं और ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन हैं। तो मतलब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व भी करना है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। बहुत सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इससे बहुत टफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया है। तो इसको ना y को आप उधर ले जाओ, तो y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 इंटू वाई, which implies y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा वेरिएबल्स इसके सेपरेट हो रहे हैं। which implies y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब आप सभी को पता है कि जो हमारा डी वाई है वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकता, तो y को उधर ले आओ और x को इधर लिख लो, डी एक्स बाई एक्स डी वाई बाई वाई। अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय वेरिएबल सेपरेशन। तो बाय वेरिएबल सेपरेशन हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है डी एक्स बाई एक्स की, मुझे इंटीग्रेशन करनी है डी वाई बाई वाई की। अब इसकी इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है log mod x प्लस c1, इसकी इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है log mod y प्लस c2। तो हमें इसके जैसा आंसर कोई बनाना है, तो ऐसा करो, पहले आंसर को कंपाइल करने की कोशिश करो, जैसे इस कांस्टेंट को c2 माइनस c1, तो विच इम्प्लाइज log mod x इज इक्वल टू log mod y प्लस c, वेयर c जो है वो क्या है c2 माइनस सी। ठीक है, बट अभी हमारा आंसर मैच तो नहीं हो रहा, तो ऐसा करो, इसको आप, हमारे आंसर में लॉग नहीं है तो इसको आप उधर ले जाओ, तो उससे क्या होगा, ये सब कुछ e की पावर में चला जाएगा इस तरह से। अब बेस से में आपको पता है, अगर e की पावर a इंटू ई की पावर b को मैं लिख सकता हूँ e की पावर a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा फिर, e की पावर log mod y इंटू ई की पावर c। अब ये तो एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसके बाद e और log आपस में कैंसिल आउट, तो mod x इज इक्वल टू mod y इंटू ई की पावर c। ठीक, अब ये e की पावर c एक कांस्टेंट है। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है मेरा आंसर। वैसे ऐसा करो, इस y का पहले मॉडुलस हटा दो आप, तो कितना आएगा, प्लस माइनस वाई इंटू ई की पावर c। अब इसका जो प्लस माइनस है ना, वो आप e की पावर c के साथ लिख दो, कोई कांस्टेंट ही है, तो mod x इज इक्वल टू वाई इंटू, यहाँ पर ऐसा करो आप c ना लिखो, इसको c3 नेम दे दो कि यहाँ पर आंसर में c है। ठीक है, तो c3 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 c3, तो इसको एक नया नेम दे दो। ऐसा करो, इसका नेम रख दो आप b, वेयर जो b है वो क्या है, प्लस माइनस ई की पावर c3। ये तो कांस्टेंट ही है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली देखो ध्यान से, देखो ये वाई स्क्वायर वाला आंसर तो हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर वाला आंसर भी नहीं हो सकता, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब एक्स इस तरफ है, वाई उस तरफ है, तो मतलब ये वाला आंसर भी नहीं आ सकता। तो मुझे श्योर है कि यही वाला आंसर होगा कि एक्स और वाई डिफरेंट हैं। तो कांस्टेंट जो है वो एक्स के साथ है ना, तो इसको मैं
यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। पहले इसका प्लस माइनस यहाँ पर लिख लो, मॉडुलस मैंने हटा दिया, इज इक्वल टू वाई इंटू बी। अब इसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे कांस्टेंट x के साथ चाहिए, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/b x। इस b को मैं उधर ले गया, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, अब ये हमारा क्या है आंसर, वेयर जो c है वो क्या है प्लस माइनस 1/b। ये तो है, तो एक कांस्टेंट ही है ना। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये हमारा किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो स्टूडेंट्स, पहले बहुत सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, लॉग मॉड x लॉग मॉड y प्लस सी आ गया, मतलब कोई कांस्टेंट आ गया। तो मैंने देखा कि हमारे आंसर में लॉग नहीं है, तो मैंने लॉग को हटाया, तो मेरे पास मॉड x इज इक्वल टू मॉड y इंटू सम कोई कांस्टेंट आ गया। तो मैंने प्लस माइनस को हटाया, उसको भी कांस्टेंट एडजस्ट किया, फिर मैंने x के मॉडुलस को हटाया, प्लस माइनस को कांस्टेंट एडजस्ट किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाई डी वाई प्लस p1x इज इक्वल टू q1, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, और ये सभी ऑप्शन ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे तो इसका हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। अब देखो, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, dx बाई डी वाई प्लस p1x इज इक्वल टू q1, और इसका आंसर मैं पहले ही मैपिंग में लिख चुका हूँ। आपको पता है जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, dx बाई डी वाई प्लस p1x इज इक्वल टू q1, उसका जो सोल्यूशन होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस फॉर्म में होता है, वी गॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। ये हमें पता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है, मतलब सभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में हमने यही स्टेप्स फॉलो किए हैं। x इंटू आई एफ, Q1 इंटू आई एफ, यहाँ पर dy प्लस c। ठीक है, अब आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है, आई एफ का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब वो कितना होता है वो आपको पता है, पहले से ही पता है, वो कितना है, ध्यान से देखो, मैंने लिखा हुआ है e की पावर p1 dy। तो मेरे पास मेरा आंसर कितना आ गया फिर, x इंटू ई की पावर p1 dy इज इक्वल टू q1 इंटू आई एफ की जगह पर e की पावर p1 dy, यहाँ पर dy प्लस c। और ये हमारा किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, x इंटू पी वन डी वाई, Q1 इंटू पी वन डी वाई प्लस सी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखो माइनर चेंजेस है, यहाँ पर y लिखा हुआ है तो क्लियरली ये ऑप्शन नहीं है, y लिखा हुआ क्लियर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर x है बट यहाँ पर dx लिखा गया, यहाँ पर dy होता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो यही फ़ायदा होता है कि अगर आप एक्सरसाइज को अच्छे से करोगे तो ये ऐसे जो MCQs होते हैं इनको आप देखते ही कर दोगे। यहाँ तो मुझे आपको थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, बट जिन बच्चों ने इसको अच्छे से किया होगा उनको पता है कि इसका आंसर डायरेक्टली यही आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या पूछा गया है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन EX dy प्लस वाई EX प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं, EX dy प्लस वाई EX प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे पहले हमारा मतलब फंडा क्या होता है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में ध्यान से देखो, होमोजीनियस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब वो हो सकता है अगर उसके एंगल में y बाई एक्स या x बाई वाई हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, मतलब ये हमारा होमोजीनियस तो नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या वेरिएबल सेपरेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट वेरिएबल x। अब आपको पता है
कि यहाँ पर ना x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो x है ना यहाँ पर, मतलब ये किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में नहीं हो सकता, मतलब ये वाली टाइप तो नहीं है। अगर हम इस टाइप के पास जाएं तो यहाँ पर सिर्फ y है और मैं dy/dx तो बना ही लूँगा, तो ये इस वाली फॉर्म से हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और ये हमें किसने बताया? हमारी मैपिंग ने। तो ex dy इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओ, माइनस y ex प्लस 2x dx। अब विच एम्प्लाइज ex dy/dx इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस y ex माइनस 2x। अब आपको पता है ex dy/dx का कुछ भी नहीं होता, तो इस ex को भी आप उधर ले जाओ, तो हमारे पास कितना आएगा? dy/dx इज इक्वल टू माइनस y ex माइनस 2x बाय ex। इसको आप सेपरेट आउट कर लो, माइनस y ex बाय ex माइनस 2x बाय ex। अब क्लियरली ये दोनों आपस में कट हो गए, तो हमारे पास कितना रह गया? dy/dx इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2x बाय ex। ठीक है, अब आपको पता है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है? dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो इसको लिख लेते हैं फिर ऐसे, मतलब हमें पता लग गया कि y वाली टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, बाकी टर्म्स को आप उधर रहने दो, 2x ex। ठीक है, तो जैसे ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, तो कंपेयर इट विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? देखो y के साथ p है, y के साथ क्या है यहाँ पर? 1, तो p की वैल्यू कितनी आई? 1, एंड q कितना है हमारा राइट हैंड साइड में? माइनस 2x बाय ex। ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ x ओनली है, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब if। ठीक है, और जो if है हमारा e की पावर p dx, उसकी इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो विच एम्प्लाइज p dx मतलब 1 dx। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है? x प्लस सी। हम यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखेंगे, वो मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ क्यों नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा if आ गया कितना? e की पावर x। तो जैसे ही हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो हमारी जो मैपिंग है वो क्या कहती है? वी गॉट द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो कर लेते हैं, तो लिखो वी गॉट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इंटू if q इंटू if dx। तो वैल्यूज़ को फिल करते हैं, तो देखो y if कितना है? ex इज इक्वल टू q कितना है हमारा? माइनस 2x अपॉन ex, if कितना है? ex dx। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, इनको आप कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास कितना रह गया? y इंटू ex इज इक्वल टू माइनस 2x dx। तो विच एम्प्लाइज y इंटू ex, माइनस 2 को बाहर लिख लो, मुझे इंटीग्रेशन करनी है x dx की, और इसकी इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत ईजी है, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब ये 2 और 2 भी आपस में कैंसिल आउट, तो कट हो गए। तो देखो ये मेरा आंसर है, बट मुझे ऑप्शन के साथ मैच करना है, और मुझे दिख रहा है ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। इसको ना आप इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर को, ये प्लस बन जाएगा इधर आगे, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब ये जो हमारा आंसर है, ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है आप देख भी सकते हो, ये सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, वाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देख लो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। होमोजीनियस चेक किया, वो होमोजीनियस नहीं था, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप बन रहा था, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा,
पी क्यू की वैल्यूज़ को निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन की, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, और मैंने आपको इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल डीप में समझाने की कोशिश की है मैंने। और हमेशा जो मेरा हमेशा मोटिव होता है कि सल्यूशन देना मेरा मोटिव नहीं होता, हमेशा मेरा मोटिव ये होता है कि मैं आपको एक वे दे पाऊँ। जिस तरह से मैंने आपको वेरिएबल सेपरेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, होमोजीनियस में, सभी में मैंने आपको कुछ मैपिंग्स दी हैं, कुछ वे दिए हैं जिससे आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। और मैंने आपको हमेशा ये भी बताया कि क्वेश्चंस को हमें क्रैम नहीं करना एक्सरसाइज वाइज, हमें क्वेश्चंस को पहले देखना है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि पहले हम होमोजीनियस चेक करेंगे वर्बली, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वेरिएबल सेपरेशन। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करोगे तो आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं इस चैप्टर को आपको ईजी से ईजी वे में समझाने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।